क्लास 12 हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, और इस चैप्टर में जो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, इससे संबंधित जो है रोचक तरीके से पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। और ये वीडियो खास करके बिहार बोर्ड और सीबीएसई से जो 12वीं की कक्षा में इतिहास रखा है उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न देखिए आता है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक से संबंधित है। अशोक किस वंश का शासक था? ध्यान रखिएगा, अशोक जो था वो मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ध्यान रखना हम लोगों को, अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक। अगर हम लोग बात कर लें मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इसी मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक हुआ, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? यानी भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास का गुप्त काल जो है, जिसको कि स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर इसी प्रश्न में पूछा जाता कि ऑप्शन में रहता दूसरा स्वर्ण काल, भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो वो गुप्त काल को। अगर दूसरा स्वर्ण काल पूछा जाता तो ये आंसर हो जाता मुगल काल। मुगल काल को भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त, और विशाख दत्त ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे उदयन थे। देखिए उदयन ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस उदयन ने पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया था, गंगा सोन और पुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। और ये उदयन जो है ये भी मौर्य वंश का ही शासक था। तो इस तरह से उदयन ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है नेपोलियन से। देखिए नेपोलियन ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रश्न में है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने लड़ा था। सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश का तीसरा शासक था, इसी अशोक ने कलिंग की लड़ाई 261 ईसा में लड़ा था, और इस युद्ध में जीत भी हासिल किया था। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपना ही नहीं लिया, बल्कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इसका जो जन्मस्थली है लुम्बिनी नेपाल, इसको कर मुक्त भी कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 ईसा पूर्व। किसने लड़ी थी? अशोक ने। और इसी कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगर कलिंग की वर्तमान की बात करती है, वर्तमान समय में जो कलिंग है ये उड़ीसा का जो क्षेत्र था उस समय, इस समय उड़ीसा, और इसी समय उस समय इसी उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। देखिए गंगा, सोन और पुनपुन ऑप्शन सी में है, सॉरी ऑप्शन डी में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गंगा, सोन, पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, इस घनानंद को पराजित करके मगध साम्राज्य में एक नए वंश की शुरुआत किया था, जिसका नाम है मौर्य वंश। और इस तरह से मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था हरिसेन। और ये जो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। और इसी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक जो है वह है कौटिल्य। इसी कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त, इसको भी ध्यान रखिएगा। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। कौटिल्य एक और नाम है, वो क्या नाम है आप कमेंट में उत्तर दीजिए। यानी कि कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं, इस कौटिल्य का एक विष्णुगुप्त नाम है, दूसरा कौटिल्य नाम है, और एक और नाम है, वो कौन सा नाम है? इस नाम को आप लोग कमेंट में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है नेपोलियन से। और नेपोलियन देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इंडिका किसका यात्रा का वृत्तांत है? इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की यात्रा का वृत्तांत है। मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। और इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। तो ऑप्शन ए में है मेगास्थनीज, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत सम्राट अशोक ने किया था। अशोक ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ है इंडिका, इसके लेखक थे मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज के बारे में भी हम लोग पढ़े, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में ये आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे, जिन्होंने की इंडिका नामक एक प्रसिद्ध रचना की थी। अगला प्रश्न है किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है? भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि। कनिष्क का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था? 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। 78 ईस्वी देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणसंघ। गणसंघ कहा गया है, जो कि ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था वो कहाँ पर नहीं हुआ था? तो ये ब्रिटेन में नहीं हुआ था, बल्कि सीरिया और श्रीलंका और जापान में हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म को जो अपनाया था, कलिंग युद्ध जो कि 261 बीसी में ईसा पूर्व में हुआ था, इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और प्रचार प्रसार करवाया था बौद्ध धर्म का। तो ब्रिटेन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था, जो कि ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा, उदयन देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पंचमार्क वाले सिक्के बने होते थे। पंचमार्क वाले जो सिक्के बने होते थे वो सोने और चांदी दोनों के बने होते थे। पंचमार्क के सिक्के सोना और चांदी दोनों, और सोना चांदी ऑप्शन में देखिए बी और सी दोनों है, तो ऑप्शन डी में ऐसा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। जनपद शब्द का अशाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग मवेशी रखते हैं और जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, इन दोनों क्षेत्रों को कहा जाता है जनपद। और जहाँ लोग मवेशी रहता है वो ऑप्शन ए में है, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं वो बी में। तो इस तरह से ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, और ए और बी देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है था? 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। मगध, ये मगध जो है, मगध 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो देखिए मगध जो है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था। धम्म महामात्रों की नियुक्ति सम्राट अशोक ने किया था।
सम्राट अशोक ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र जिसके लेखक की चाणक्य है, चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए, ध्यान रखिएगा, कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। इसी चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जो राजनीति पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, तो राजनीति पर ये आधारित है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और इंडिका के बारे में अगर बात कर ले तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आए थे। तो इस तरह से अर्थशास्त्र और इंडिका ये दोनों ही मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो वो 13वां जो शिलालेख है, इस 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, कलिंग विजय का वर्णन है। 13वां ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान हुआ करता था वो हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष जो है मौर्य काल में टकसाल का प्रधान हुआ करता था, लक्षणाध्यक्ष ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक जो थे वो कल्हण थे। और इस राजतरंगिणी के अंदर लिखा क्या गया है, तो ध्यान रखिएगा कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का जो इतिहास लिखा गया है वो किस पुस्तक के अंदर में, तो वो राजतरंगिणी के अंदर। और इस तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण है। अगला प्रश्न है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न आ सकता है महाभाष्य के लेखक कौन है, तो वो पतंजलि। और इस महाभाष्य के बारे में हमको किस काल की जानकारी, गुप्त काल की जानकारी मिलती है। गुप्त काल ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र जिसके लेखक की अभी हम लोग पढ़े, अर्थशास्त्र जिसके लेखक की चाणक्य, चाणक्य कहिए या फिर इसी को कौटिल्य बोलिए, कौटिल्य, या इसी को आप विष्णुगुप्त बोलिए, विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही व्यक्ति है। इसी व्यक्ति ने अर्थशास्त्र प्रसिद्ध पुस्तक जो राजनीति पर आधारित है, किस पर आधारित है, ये राजनीति पर आधारित है, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखा गया था। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के समय ये किस शताब्दी में थे, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जरासंध का संबंध किस वंश से था। जरासंध का संबंध, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जरासंध का संबंध किस वंश से था, तो वो है बृहदत्त वंश। बृहदत्त देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी। जीवक ने वैद्य की शिक्षा जो पाई थी वो तक्षशिला से। अगर तक्षशिला ये जो माना जाता है सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पर ये, पाकिस्तान के अंदर, ये उस समय का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करता था। तोसली देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। आर्यभट्ट जो है पाटलिपुत्र का एक वासी था और एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। ऐसा ही माना जाता है कि इसी आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया है। ध्यान रखिएगा, शून्य का खोज किसने किया, इसी आर्यभट्ट ने, जो पाटलिपुत्र का वासी था। पाटलिपुत्र ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जीवक कहाँ का रहने वाला था। जीवक जो है राजगिरी का रहने वाला था। राजगिरी देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों की चर्चा की गई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। और इस 16 महाजनपद के बारे में जो जानकारी मिलता है बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसी अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। 16 महाजनपद, जिसमें कि पूरे उस समय महाजनपदों की संख्या कितना हुआ करता था, 16। इसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था मगध का था।
अगला है मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राजगिरी का नगर वधु का नाम था। राजगिरी की नगर वधु जो नाम था वो सालवती है। सालवती ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मौर्य काल में ब्रह्मदेय क्या था? मौर्य काल में ब्रह्मदेय जो था वो भूमि दान था, जो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था और मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक में से एक था अशोक, जो कि मौर्य वंश का तीसरा शासक हुआ। मौर्य वंश देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था वो बृहद्रथ थे, जबकि मौर्य वंश का प्रथम राजा जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम शासक हुआ, जबकि बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ। बृहद्रथ ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जो पढ़ा था वो जॉन प्रिसेप ने पढ़ा था। जॉन प्रिसेप देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अशोक के समय में कौन सा बौद्ध संगति हुई थी? अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। ये अगर बौद्ध संगति की बात करें, पहला बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था। राजगीर में दूसरा जो हुआ वो वैशाली में हुआ और तीसरा जो हुआ ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र और चौथा जो हुआ था ये कुंडल वन में हुआ था। तो इस तरह से 4 बौद्ध संगति हुआ। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडल वन में। और तीसरे बौद्ध संगति जो हुआ था ये सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र तीसरा अशोक के समय में हुआ और तीसरा देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मगध का प्राचीनतम राजवंश तो जो था वो हर्यक वंश था और इस हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। इसको भी ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग जनपद की राजधानी जो थी वो चंपा थी और चंपा देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर वर्तमान समय में बात करें अंग ये किस राज्य से किस जिला से है, तो भागलपुर और बांका का जो क्षेत्र है वर्तमान समय में यही महाजनपद अंग महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में उद्वैंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था? प्राचीन काल में उद्वैंतपुरी विश्वविद्यालय ये मगध में स्थित था। मगध देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का जो संबंध है वो हर्यक वंश से है। इस हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और ये हर्यक वंश मगध की धरती पर ये सबसे प्राचीन राजवंश है। अगला प्रश्न है शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत की आरंभ जो किया था वो कनिष्क ने किया था और ये किस वर्ष 78 ईस्वी में किया था शक संवत की शुरुआत। अगला प्रश्न है किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहनों ने भूमि अनुदान की प्रथा शुरू किया था। सातवाहन देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित था। ताम्रलिपि बंदरगाह जो अवस्थित है ये बंगाल में स्थित था। ऑप्शन सी में बंगाल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त वंश का शासक है। ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास। अगला प्रश्न है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? यानी अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से अपना शिक्षा ग्रहण किया था? वो थे उपगुप्त। उपगुप्त देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत रहते हुए
यूनान से राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार, धर्म ये बौद्ध धर्म का प्रचार है, ध्यान रखिएगा। अशोक जो कि अशोक महेंद्र, और ये महेंद्र इसका पुत्र था और संघमित्रा इसकी पुत्री थी। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो वो भेजा था सिंघल में। सिंघल जो वर्तमान समय में श्रीलंका के नाम से जानता है, ये यहाँ पर इन्होंने अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था सिंघल में। जो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? रथमूसल नामक आक्रमण यंत्र जो है ये सबसे पहले मगध में किया गया था। मगध देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोग क्लास में इतना ही रहने देते हैं, इसमें और भी प्रश्न रह गया है, तो उस प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी साबित होने वाला, हमें आशा और पूर्ण विश्वास है। तो इस तरह से वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।